नवली इंटर कॉलेज नवली द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। कल मैंने पार्ट्स ऑफ सेंटेंस के बारे में बताया कि सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। सब्जेक्ट के 4 पार्ट होते हैं। पहला पार्ट क्वालिफायर होता है और पहला पार्ट जो होता है वो होता है डिटरमाइनर। फिर इसके बाद आता है क्वालिफायर, फिर इसके बाद हेड वर्ड या जिसे मेन वर्ड कर सकते हैं या फिर रूट वर्ड कर सकते हैं, और चौथे नंबर पे आता है एडजेक्टिव फ्रेज। चौथे नंबर पे आता है एडजेक्टिव फ्रेज। फिर इसके बाद प्रेडिकेट को हम मुख्य रूप से 2 भागों में बांटते हैं। पहला जो पार्ट होता है वो होता है वर्ब, और इसके बाद स्थान आता है ऑब्जेक्ट का। और वर्ब को भी हम 2 भागों में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट प्लेस पे होता है हेल्पिंग वर्ब, जिसे भी बोलते हैं, और सेकेंड प्लेस पे होता है मेन वर्ब, जिसे हम एम भी बोलते हैं। ऑब्जेक्ट को भी 2 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, जिसे हिंदी में हम सजीव कर्म बोलते हैं। दूसरा पार्ट होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, जिसे हम हिंदी में निर्जीव कर्म बोलते हैं। तो पहले सजीव कर्म लिखते हैं, बाद में निर्जीव कर्म। अब यदि जिस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट ना हो उसमें कॉम्प्लीमेंट आता है, तो कॉम्प्लीमेंट भी वर्ब के बाद ही आता है। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा एग्जाम्पल के माध्यम से समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा है हिंदी का, एक मोटा लड़का जो बगीचे में बैठा है मेरा मित्र है। अब एक लंबा सा सेंटेंस है, इसमें सबसे पहले ये देखेंगे कि इसमें सब्जेक्ट क्या है। तो सब्जेक्ट यहाँ पर एक मोटा लड़का जो बगीचे में बैठा है, इतना है। अब सब्जेक्ट के चूंकि 4 पार्ट्स होते हैं, तो चारों को अलग अलग हम देख लेते हैं। इसमें जो एक है ये संख्या बता रहा है, संख्या सूचक शब्द है, संख्यावाचक वर्ड है, इसलिए ये हुआ डिटरमाइनर। फैक्ट मतलब मोटा जो शब्द है ये लड़के की विशेषता बता रहा है, लड़का कैसा है। तो चूंकि विशेषता बताने वाला जो वर्ड है वो सिंगल है, इसलिए ये हुआ क्वालिफायर। जब सिंगल वर्ड किसी नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई करता है तो वो कहलाता है क्वालिफायर। तो सेकंड प्लेस होता है क्वालिफायर का। अब थर्ड प्लेस पे हम देखते हैं कि या तो मेन वर्ड या रूट वर्ड या हेड वर्ड होता है। इसमें या तो नाउन आता है या तो प्रोनाउन। तो चूंकि लड़का है बॉय, इसलिए नाउन है। चौथा जो इसका पार्ट है एडजेक्टिव फ्रेज, तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि जो बगीचे में बैठा है। तो जो बगीचे में बैठा है ये इस लड़के के बारे में कह रहा है। जो बगीचे में बैठा है ये किसके बारे में बता रहा है? इस लड़के के बारे में, मतलब नाउन को मॉडिफाई कर रहा है, नाउन की विशेषता बता रहा है। और चूंकि ये शब्दों का एक समूह है, अगर ये सिंगल वर्ड होता और इसकी विशेषता बतलाता तो इसके पहले होता जैसे मोटा है और क्वालिफायर कहलाता। लेकिन जब ग्रुप ऑफ वर्ड्स किसी नाउन की विशेषता बतलाते हैं तो उस नाउन के बाद लिखे जाते हैं, और ऐसे शब्दों के समूह को हम नाम देते हैं एडजेक्टिव फ्रेज का। ये हो गया हमारा एडजेक्टिव फ्रेज। तो फोर्थ प्लेस पे एडजेक्टिव फ्रेज आता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि इस सेंटेंस में सबसे पहले डिटरमाइनर है, सेकेंड प्लेस पे क्वालिफायर है, थर्ड प्लेस पे नाउन है, और फोर्थ प्लेस पे एडजेक्टिव फ्रेज है। इसमें सबसे पहले मीनिंग हम लिखेंगे डिटरमाइनर की। तो एक की अंग्रेजी होता है एक, मोटा का इंग्लिश होता है फैट, लड़के का होता है बॉय। अब जो बगीचे में बैठा हुआ है ये एडजेक्टिव फ्रेज है, तो इसकी मीनिंग हो जाएगी सिटिंग इन द गार्डन। अब चूंकि ये लड़का सिंगुलर है इसलिए यहाँ पर है की मीनिंग हम इज यूज करते हैं, और चूंकि सेंटेंस जो हमारा प्रेजेंट टेंस में है। फिर अब बचा इस सेंटेंस में कि मेरा मित्र, तो मेरा मित्र का हो जाएगा माई फ्रेंड। तो इस प्रकार इस सेंटेंस के माध्यम से हम सब्जेक्ट के चारों पार्ट्स को वाच कर लिए। अब मैं एक सेंटेंस लिखा हूँ कि मैं बाजार जाता हूँ। चूँकि ये सेंटेंस हिंदी का है और प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, क्योंकि इसमें आखिरी में वर्ब में ताहू लगा हुआ है। अब इसमें कार्य करने वाला जो है वो मैं की इंग्लिश होती है आई। अब चूंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो इसमें सब्जेक्ट के बाद जो वर्ब आता है, तो जाना का मीनिंग होता है गो, और आई के साथ V1 का यूज होता है, इसलिए गो हमने लिख दिया।
गो मतलब जाता हूँ हो गया। अब बचा बाजार, तो बाजार प्लेस है, और जो प्लेस होता है वो होता है कॉम्प्लीमेंट। तो मार्केट शब्द इसमें जो है ये क्या हुआ, कॉम्प्लीमेंट। इस सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं है। अगर इसका हम पैसिव वॉइस भी बनाना चाहें तो नहीं बनता है। बहुत सारे लोग इस मार्केट इज गॉन बाई मी कर देते हैं, जो कि गलत है, क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट है ही नहीं और केवल कॉम्प्लीमेंट है, और कॉम्प्लीमेंट वाले वाक्यों की पैसिव भी नहीं बनती है। अब चूंकि मार्केट प्लेस है और कॉम्प्लीमेंट है, तो प्लेस के पहले हम एक प्रीपोजिशन यूज करते हैं, वो होता है टू, और इस प्रकार इसका आई गो टू मार्केट। फिर मैंने एक सेंटेंस लिखा है, मैंने उसे हिंदी पढ़ाया। अब इसमें कार्य करने वाला कौन है, पढ़ाने वाला कौन है, मैंने। तो मैंने क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। मैंने क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। इसके बाद चूंकि ये सेंटेंस हमारा आखिरी में आ का प्रोनाउंसिएशन हो रहा है, तो या ये यदि किसी सेंटेंस के आखिरी में आता है तो होता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। और हम देख रहे हैं कि ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, स्वीकारात्मक वाक्य है। तो मैंने की मीनिंग तो हो जाएगी आई, और इसके बाद इसमें वी टू का यूज होता है वर्ब के सेकेंड फॉर्म का। तो वर्ब क्या है, पढ़ाया। मेन वर्ब है एम भी है, इसका सेकेंड फॉर्म टीच का सेकेंड फॉर्म हो जाता है टॉट। अब इसमें बच रहा है उसे और हिंदी। इसमें एक आई ओ है और दूसरा डी ओ है, तो हमें पता करना है कि कौन आई ओ है और कौन डी ओ है। तो वर्ब के साथ एक क्वेश्चन करते हैं, जैसे वर्ब है पढ़ाया, तो पढ़ाया के साथ हम प्रश्न करते हैं होम। होम मीन्स किसको, तो किसको पढ़ाया, तो इसका उत्तर क्या मिलेगा, उसे। इसलिए हिम जो है ये आईओ हो गया, सजीव कर्म हो गया। अब पता करना है निर्जीव कर्म को, डीओ को, तो डीओ के लिए हम क्वेश्चन करते हैं वर्ब के साथ व्हाट, पढ़ाया, क्या पढ़ाया, तो इसका जो रिप्लाई है वो होता है हिंदी। तो हिंदी क्या हो गया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, मतलब निर्जीव कर्म। तो प्रोसेस ये है कि सजीव कर्म को हम पहले लिखते हैं और निर्जीव कर्म को बाद में। हिम सजीव कर्म है पहले हो गया और हिंदी निर्जीव कर्म है बाद में हो गया। अब इसको हम दूसरे तरह से भी ट्रांसलेट कर सकते हैं, जैसे सब्जेक्ट तो वैसे ही रहेगा, V2 वैसे ही रहेगा, इंटरचेंज हम कर सकते हैं आईओ को और डीओ को। लेकिन जब हम डीओ को पहले लिखेंगे और आईओ को बाद में लिखेंगे, तो इसके बीच में एक प्रीपोजिशन यूज होता है जो होता है टू। मतलब यदि हम आईओ को पहले लिखेंगे, डीओ को बाद में लिखेंगे, तो दोनों के बीच में कोई प्रीपोजिशन नहीं होगा। बट यदि हम डीओ को पहले लिखते हैं और आईओ को बाद में लिखते हैं, तो इन दोनों के बीच एक प्रीपोजिशन यूज होता है जिसे हम कहते हैं टू। तो नेक्स्ट अब मैं बताने जा रहा हूँ कि ट्रांसलेशन में एक वर्ड यूज होता है इन्फिनिटिव। शायद इन्फिनिटिव के बारे में आपको जानकारी हो, यदि ना हो तो मैं बताने जा रहा हूँ कि इन्फिनिटिव होता क्या है। इन्फिनिटिव वर्ब से बनता है। इन्फिनिटिव जो है वो वर्ब से बनता है। किसी भी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के पहले यदि हम टू ऐड कर दें तो वो हो जाता है इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव। अब इन्फिनिटिव होता क्या है, अगर कोई पूछ दे कि इन्फिनिटिव क्या होता है, तो हम बताएंगे कि 2 + V1 का जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है इन्फिनिटिव। 2 + V1 मतलब इफ वी ऐड 2 बिफोर V1 इज कॉल्ड इन्फिनिटिव। फॉर एग्जाम्पल जैसे टू प्ले, तो प्ले इसमें क्या है, V1 है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, इसके पहले हमने टू ऐड कर दिया तो ये बन गया टू प्ले, और टू प्ले हो गया आपका इन्फिनिटिव। तो इन्फिनिटिव का यूज हम सेंटेंस में किस प्लेस पे करते हैं ये जानना हमें आवश्यक है। तो इन्फिनिटिव कैन बी यूज्ड एज सब्जेक्ट एज वेल एज ऑब्जेक्ट। इन्फिनिटिव का हम यूज ट्रांसलेशन में या सेंटेंस में दो जगहों पे कर सकते हैं। पहला जो स्थान है उसका वो होता है सब्जेक्ट, और सेकेंड जो प्लेस होता है वो होता है ऑब्जेक्ट। और फॉर एग्जाम्पल जैसे टहलना एक अच्छा व्यायाम है। टहलना एक अच्छा व्यायाम है। अब इस सेंटेंस में हम देखते हैं कि सबसे पहले सब्जेक्ट के रूप में क्या है, टहलना। टहलना की मीनिंग होती है वॉक, और वॉक वर्ब होता है, एम भी होता है, मेन वर्ब होता है। तो मेन वर्ब जब किसी वाक्य में सब्जेक्ट का काम करे, सब्जेक्ट के रूप में यूज किया जाए, तो इसको हम इन्फिनिटिव बना देते हैं।
तो टू प्ले यदि हम लिख देंगे तो टू प्ले क्या हो गया, इन्फिनिटिव हो गया, टू प्ले हो गया आपका इन्फिनिटिव, और साथ में ये सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है। अब इसके बाद बनाना आसान है कि इज ए गुड एक्सरसाइज, इज अ गुड एक्सरसाइज। तो इस सेंटेंस में हम देखते हैं कि इन्फिनिटिव टू प्ले है और इसका यूज किस रूप में हुआ है, सब्जेक्ट के रूप में। तो मैं यही बताना चाह रहा था कि इन्फिनिटिव टू प्लस V1 से बनता है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से पहले यदि हम टू को जोड़ दें तो वो हो जाता है इन्फिनिटिव, और इन्फिनिटिव सेंटेंस में सब्जेक्टिव फॉर्म में काम करता है। अब ऑब्जेक्ट के रूप में हम देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं क्रिकेट खेलना चाहता हूँ, मैं क्रिकेट खेलना चाहता हूँ। ये वाक्य हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, क्योंकि इसमें वर्ब में ताहू दिया हुआ है, इसलिए ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। इसमें निगेटिव वर्ड नहीं है, इंट्रोगेटिव नहीं है, इसलिए अफर्मेटिव सेंटेंस है। तो इसमें सब्जेक्ट आई है और इसके बाद चूंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट है इसलिए आई के साथ V1 का यूज कर देंगे, तो V1 हो जाएगा इसका वांट। अब बचा दो शब्द, एक क्रिकेट बचा और एक खेलना बचा। तो जब एक किसी सेंटेंस में जब एक मेन वर्ब के बाद दूसरी मेन वर्ब आए तो दूसरी मेन वर्ब से पहले हम टू जोड़ करके उसे इन्फिनिटिव बना देते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा टू प्ले, मतलब खेलना। अब क्या बचा, क्रिकेट, हमने लिख दिया क्रिकेट। अब यहाँ देख रहे हैं कि वांट जो है ये V1 है, MV है, मेन वर्ब है, प्ले भी V1 है, मेन वर्ब है। तो जब एक मेन वर्ब के बाद दूसरी मेन वर्ब आती है तो उसके पहले हम ऐड कर देते हैं टू, और इस प्रकार टू प्लस V1 मिल करके क्या हो जाता है, इन्फिनिटिव। और इन्फिनिटिव यहाँ पर हम देखते हैं कि आई जो है ये सब्जेक्टिव फॉर्म में है और ये मेन वर्ब के फॉर्म में है, तो ये किस रूप में होगा, ऑब्जेक्ट के रूप में, क्योंकि सब्जेक्ट मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है। तो यहाँ पर टू प्ले इन्फिनिटिव है और इन्फिनिटिव किस फॉर्म में वर्क कर रही है, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में। तो इस प्रकार हम दोनों सेंटेंसेस के माध्यम से ये समझ चुके हैं कि इन्फिनिटिव का यूज जैसे टहलना है तो यहाँ पर सब्जेक्टिव फॉर्म में हुआ है, और जैसे यहाँ पर खेलना है यहाँ पर ऑब्जेक्टिव फॉर्म में हुआ है। तो इन्फिनिटिव वाक्य में दो रूपों में काम करते हैं, एक सब्जेक्टिव फॉर्म में और दूसरा ऑब्जेक्टिव फॉर्म में। तब तक के लिए धन्यवाद। फिर आगे मैं नेक्स्ट क्लास में रिवील करूँगा।